हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र अर्थात फैला हुआ कहाँ कहाँ उन नदियों के साथ कौन सी नदी का विसर्जन है, इसके बारे में बात करते हैं। पिछली कक्षा में हम हिमालयन नदी और दक्षिण भारत की नदियाँ, इनके बीच क्या प्रमुख अंतर हैं और कौन कौन सी नदियां इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं, इसके बारे में बात कर चुके थे। जिसमें सिंधु नदी अपवाह तंत्र हम पहले अध्ययन करेंगे, दूसरे में ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और तीसरे में अध्ययन करेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। उसके बाद दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आज को लेकर 4 क्लास आपके नदियों पर होंगी। उसके बाद परियोजना पे बात करेंगे। परियोजना होने के बाद उद्योग सेक्टर पे प्रवेश करते हुए कृषि पर अंत करेंगे। तो आइए हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र को देखते हैं, जिसमें हम देखे थे कि मानसरोवर झील के पश्चिमी क्षेत्र से, जो तिब्बत के पठार में स्थित है, मानसरोवर झील के पश्चिमी छोर से सिंधु नदी अपवाह तंत्र का उद्गम हुआ है, अर्थात सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। वहीं पूर्वी क्षेत्र से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। इसके बारे में पिछली कक्षा में देखे थे। तो सबसे पहले सिंधु नदी भारत के मैप में देखते हैं। यह आपका हिमालयन नदी है। तो हिमालय क्षेत्र पे जो मानसरोवर झील है आपका, रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, मानसरोवर झील से ही पश्चिमी हिस्से से, मानसरोवर झील के पश्चिमी हिस्से से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जो भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से गुजरते हुए पाकिस्तान के कराची से अरब सागर की ओर विसर्जित हो जाती है। विसर्जित कहां पर होती है? तो अरब सागर में, पाकिस्तान के कराची नामक स्थान पर। तो उद्गम कहां से हुआ? मानसरोवर झील के पश्चिमी हिस्से से। तो मानसरोवर झील के पश्चिमी हिस्से से विसर्जन कहां हुआ? तो अरब सागर में। कहां पर? कराची नामक स्थान पर। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र देखने से पहले उसकी लंबाई देख लीजिए, कितनी लंबाई है। तो उसकी कुल लंबाई उद्गम से विसर्जन तक 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। तो भारत में सिर्फ इसका 1114 किलोमीटर तक ही लंबाई है। कितना? 1114। ये आपका भारत में इनका विस्तार आपको देखने को मिलता है। बाकी जो शेष भाग है आपका, पाकिस्तान जो देश है, वहां पर सिंधु नदी का अपवाह आपको दिखता है। ठीक है। प्रवाह अभी देखे हैं, भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। सिर्फ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरते हुए भारत के बाद पाकिस्तान में कराची के समीप अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। इसमें आपको याद क्या रखना है? तो सिंधु नदी समझौता 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ है। ये आपका मेंस का टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत। बस इतना याद रखना है, कब हुआ है? तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आपका हुआ पहला नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी। हमको इसी के अपवाह तंत्र के बारे में देखना है कि कौन कौन सी नदी इसमें विसर्जित होती है, तभी उसका अपवाह जल आपको देखने को मिलता है। अगला बिंदु है हमारा सिंधु नदी की सहायक नदियां। कौन कौन से नदी हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसमें आपके चिनाब जो नदी है, सबसे प्रमुख है। चिनाब नदी में ही
आपके जो बाकी की झेलम है, रावी है, चिनाब नदी में विसर्जित होती है। तो आइए इसको मैप पे आप जल्दी समझेंगे। मानसरोवर झील से देख लिए सिंधु नदी का उद्गम हो गया है। अगला देखिए चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का उद्गम कहां से हुआ है? बड़ा लाचा दर्रा से, जो कहां स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है, जो चिनाब सिंधु नदी पर जाकर प्रवेश करती है। एक बार और देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बड़ा लाचा दर्रा। यहां से उद्गम होती है चिनाब नदी, जो विसर्जित हो जाती है सिंधु नदी में। तो ये आपका पहला नदी हुआ, कौन सा? चिनाब नदी। उद्गम कहां से? बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, इसको सुधार लीजिएगा। विसर्जन सिंधु नदी में, सिंधु नदी में विसर्जित हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्यों है अभी देखेंगे। चिनाब नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? झेलम है, रावी है और सतलज है। तीन प्रमुख नदियां, झेलम, रावी और सतलज। पहला कौन सा हुआ? एक मिनट से, पहला आपका झेलम, दूसरा रावी और तीसरा सतलज। ये तीन जो नदियां हैं चिनाब नदी में विसर्जित होती है। और चिनाब नदी किस पर विसर्जित होती है? तो सिंधु नदी पर। इस तरह से चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो हम देख लिए चिनाब नदी के बारे में। दूसरा देखिए झेलम नदी। झेलम नदी कहां से उद्गम हुआ है? तो वेरीनाग पर्वत से, जो कहां स्थित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के वेरीनाग पर्वत से झेलम नदी का उद्गम होता है, जो चिनाब नदी में विसर्जित हो जाती है। दूसरा है रावी नदी। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से उद्गमित होती है और चिनाब नदी पर विसर्जित हो जाती है। ये आपका रोहतांग दर्रा, रावी नदी इस तरह से चिनाब नदी में प्रवेश कर जाती है और विसर्जित हो जाती है। तीसरा अभी देखे हैं सतलज नदी, जो कि राकस ताल झील से निकलते हुए यह भी चिनाब नदी में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से तीन प्रमुख नदियां, कौन कौन सा? झेलम है, रावी है और सतलज, चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। जबकि सतलज नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो व्यास नदी है, जो व्यास कुंड से निकलते हुए सतलज नदी पर प्रवेश कर जाती है। तो इस तरह से सिंधु नदी के साथ मिलता है चिनाब नदी, और चिनाब नदी के साथ तीन प्रमुख झेलम, रावी और सतलज विसर्जित होती है। जबकि सतलज की सहायक नदियां आपके अभी देखे हैं व्यास नदी है। तो इस तरह से आपके सिंधु नदी अफवाह तंत्र फैला हुआ है। कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए। झेलम नदी उद्गम कहां से हुआ है? तो वेरीनाग पर्वत से, अभी देखे हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। विसर्जन कहां हुआ है? तो चिनाब नदी पर। कौन सा झील स्थित है? तो याद रखिएगा झेलम नदी पर उलर झील स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा रावी नदी। रावी नदी उद्गमित कहां से हुई है? अभी देखे हैं रोहतांग दर्रा से, हिमाचल प्रदेश से। और विसर्जन कहां हुआ है? तो चिनाब नदी में। चौथा अभी बात की है सतलज नदी, जो राकसताल झील से उद्गमित हुई है और विसर्जित हुआ है चिनाब नदी में।
अंत में देखे हैं ब्यास नदी के बारे में, जो उद्गम हुआ है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से और विसर्जित हुआ है सतलज नदी पर। इसके अलावा एक विशेष बातें आपको और याद रखनी पड़ेगी, ये भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है और पूछा जाता है। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी नदी। चिनाब का क्या है? अस्किनी। झेलम का है वितस्ता, रावी का है परुषणी, ब्यास का है विपाशा और अंतिम सतलज का है शतुद्री। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वर्तमान में चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है और ब्यास है, इसका पूर्व नाम क्या था। ठीक है, तो इस तरह से आज की कक्षा हुई सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में। कल की कक्षा में ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। उसके बाद गंगा नदी अपवाह तंत्र को हमको विशेष रूप से पढ़ना है और विस्तार से उसका अध्ययन करना पड़ेगा। इसी में हम अंत में देखेंगे कि कौन सी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं सुबह की कक्षा में। सुबह 6 बजे आपका जनजाति की कक्षा होगी। आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।